Hello everyone, welcome to the third lecture of chapter 1 of class 10th physics reflection of light। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं spherical mirrors। So this is your Angstrom classes YouTube channel and myself Nikhil Sinha welcome you all to this amazing lecture, right? So अभी इसके पहले हमने दो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने बहुत सारे लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, फेनोमेनाज और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन कर लिया है। अब आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग प्रॉपर्ली अपने बोल सकते हैं कि हाँ, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक हमने अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कवर अप किया है उसको कहीं ना कहीं कंबाइन करके अब हम लोग फाइनली अपने मेन टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर्स का शुरुआत आज से करने वाले हैं। इस लेक्चर से स्फेरिकल मिरर्स की डिस्कशन हम लोग शुरू कर रहे हैं और आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, बट वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक्स हैं, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आप क्वेश्चंस कैसे भी आपसे पूछे जाएं आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हो, राइट? तो आई होप आप सब लोग इस बात से तो एग्री करते हो कि कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखना एक अलग चीज है और कॉन्सेप्ट को रटना एक अलग चीज है, राइट? कॉन्सेप्ट को रट के आप कुछ समय तक याद रख सकते हो, बट अगर आप एक बार समझ जाते हो ना चीजों को, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाते हो कि बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं, तब उसको आप लाइफ लॉन्ग याद रखते हो, राइट? फिर आप कभी नहीं भूलोगे उसको, राइट? एंड हाँ, उसके लिए थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, किस तरह की क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, है ना, वो सब हम लोग यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू एंड आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी द स्फेरिकल मिरर। आई होप आप लोगों ने क्लास 7th 8th में तो आपने ऑलरेडी स्फेरिकल मिरर के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा होता है, वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अपने क्लास 10th में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा है ना, जो कि हम लोग यहाँ पे और भी ज्यादा डिस्कशन करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि आप देखने वाले हो आज के लेक्चर में, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें से बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, तो इट विल बी लाइक जस्ट अ रिफ्रेशमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, थोड़ा आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए, तब जाके कहीं ना कहीं आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड वो आप और अच्छे ढंग से समझ पाओगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड अ स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर अपने पढ़ रखा है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी प्लेन मिरर के बारे में काफी डिस्कशन किया था, राइट? उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था और उसमें किस तरह के इमेजेस बनते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आप डायरेक्ट इस लेक्चर से देख रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप चैनल पे जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्लास 10th का साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर मिल जाएगी रिफ्लेक्शन की, उसको आप देख लीजिए, फिर जाके आप इसको देखो, तब आपको देखोगे तो कॉन्सेप्ट्स और अच्छे ढंग से समझ में आएगी, राइट? तो स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में डिफरेंस क्या है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो आई होप आप लोगों ने सोचा होगा इसके बारे में कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि जो मिरर है वो प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बीच में, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है, राइट? अगर आप देखोगे तो प्लेन मिरर जो होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अब मिरर कैसे बनता है, तो हम लोग जैसे प्लेन मिरर की ही बात करें तो प्लेन मिरर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास का पीस लेते हैं, है ना, ग्लास का पीस रेक्टेंगुलर होना चाहिए, तो ग्लास के उस पीस पे हम लोग क्या करते हैं, उसके एक सरफेस को हम लोग पॉलिश करते हैं, पॉलिश यूजिंग द मटेरियल लाइक सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है उसको पॉलिश करने के लिए, और जैसे ही हम लोग एक सरफेस को पॉलिश करते हैं तो जो दूसरी सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन उधर से हमें देखने को मिलता है। तो जिस सरफेस से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो नेचर है ना उसको यूज करके हम लोग ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो मिरर है वो प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर है। तो अगर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन मिले, बिल्कुल सीधा सपाट मिले, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये हमारा प्लेन मिरर है, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको घुमावदार मिलता है यानी कि कर्व्ड मिलता है, कर्व्ड इनवर्ड हो सकता है, कर्व्ड आउटवर्ड हो सकता है, कर्व्ड होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, राइट? तो स्फेरिकल मिरर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। नाउ इट वेदर इट इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के मिरर्स आते हैं, बट अगर जनरल डेफिनेशन लिखना हो कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, अगर हमें ये बताना हो कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या है, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर, हाउ विल यू डिफाइन इट? तो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इसको बोल सकते हो कि ये एक ऐसा मिरर होता है, द टाइप ऑफ मिरर
द टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is curved। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कर्व्ड होना होगा, तभी जाके वो मिरर जो है वो क्या बनेगा? हमारा स्फेरिकल मिरर बनेगा। अब कैसे हम लोग बनाते हैं स्फेरिकल मिरर को? तो स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट इज द थिंग विच वी नीड टू मेक अ स्फेरिकल मिरर? और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो स्फेरिकल मिरर बनता है ना, वो एक ऐसे मटेरियल से बनता है जो कि कैसा हो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहले मैं आपको एक बार 3D में दिखाऊंगा, फिर उसको हम लोग 2D में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज हमारे पास ये एक शेप है। आप इस शेप को आसानी से आइडेंटिफाई भी कर पा रहे होगे। दिस इज अ स्फेरिकल शेप, और ये एक्चुअल में क्या है ना, लेट मी टेल यू, ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज स्फेयर विच इज मेड अप ऑफ अ ग्लास। ठीक है, तो आप इसको, और ये अंदर से खाली है, इट इज अ हॉलो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पूरा नाम क्या लिखेंगे इसका? तो इट इज अ हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ ग्लास। शीशे का एक खाली स्फेरिकल, उसको हम लोग शेल भी कह सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं टू मेक आवर स्फेरिकल मिरर। अब कैसे करेंगे? तो ये तो 3D में हो गया ना, अब इसको आप 2D में देखो। तो 2D में कैसे देखेंगे? अभी हम लोग उसको साइड से देख रहे हैं तो ये हमें बिल्कुल स्फेरिकल दिख रहा है, बट अगर हम लोग उसको एक तरफ से देखें तो एक तरफ से देखने पे अगर हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं तो वो हमें कैसा दिखेगा? तो दैट विल बी समथिंग लाइक अ सर्कल, इजंट इट? है ना? अगर हम लोग को एक बार सामने से देखेंगे, अगर इधर से बिल्कुल, ठीक है, तो हमें उसके कर्व्स तो नहीं दिखेंगे, वो हमें कैसा दिखेगा? एक सर्कल की जैसा दिखने वाला है। अब इस सर्कल को हम लोग क्या करने वाले हैं? अब ये जो सर्कल हमने यहाँ पे, मतलब ये सर्कल तो हमने 2D में बनाया है, एक्चुअल में तो वो स्फेरिकल ग्लास है, शेल है, स्फेरिकल ग्लास शेल। तो उसको हम लोग 2D में देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? जैसे इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, तो इसको अगर कट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऐसा दिखाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया? इसको कट किया। कट कैसे किया हमने? तो हमने एक कोई कटिंग टूल लिया होगा, और उस कटिंग टूल को यूज करके हमने ऐसे इसको क्या किया होगा? सीधा कट कर दिया होगा, है ना? इस तरह से हमने कट कर दिया होगा, स्ट्रेट, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह से कट करना है। तो जैसे ही हम कट करेंगे तो कट करने के बाद एक तो ये बड़ा वाला पोर्शन जो है वो अलग हो गया, और ये एक छोटा सा पोर्शन जो यहाँ पे साइड में बच गया। तो अगर आप इस छोटे से पोर्शन को ध्यान से देखो, है ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ हम लोग उस छोटे से पोर्शन पे फोकस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना। तो अगर मैं इधर वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दूं, सो नाउ यू विल सी दैट वी हैव अ वेरी, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो छोटा सा पोर्शन हमें कट हुआ मिला है। लेट मी ऑल्सो रिमूव दिस डॉटेड लाइन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ताकि आप उस कर्व्ड पोर्शन को देख पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कर्व्ड सा पोर्शन है। हालांकि आप देखो साइड से इसको देख रहे हैं तो ये ऐसा कर्व दिख रहा है। इसको अगर आप सामने से देखोगे ना, अगर आप सामने से देखो, जस्ट इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना। अगर हमने इसको कट किया है तो कट करने पे अगर आप ध्यान से देखना, यहाँ पे विजुअलाइज करना है बस हमें। अगर इसको हमने ऐसे कट किया है ना, तो कट करने के बाद जो ये पोर्शन होगा, इसको अगर हम लोग इस तरफ से देखें, है ना, किस तरफ से देखना है आपको? इस डायरेक्शन से देखना है, इस तरफ से। तो वो कैसा दिख रहा होगा? हाउ विल इट लुक लाइक? तो आप देख सकते हो कि ये क्योंकि पूरा कर्व्ड है ना, ये कर्व्ड है, ये इधर की तरफ भी कर्व्ड होगा, ऐसा भी कर्व्ड होगा इधर, है ना। तो ये वाला पोर्शन जो इधर की तरफ कर्व्ड है, ये अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे निकालें तो ये वाला कर्व पोर्शन दिखेगा। और वो कैसा दिखेगा? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे वर्टिकली हमने कट किया है, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन बन रहा होगा ना, वो एक सर्कुलर बन रहा होगा। तो एक्चुअल में तो ये हम लोग साइड से देख रहे हैं, ये साइड व्यू है तो हमें ये दिख रहा है इस तरह का। लेकिन अगर इसको आप फ्रंट व्यू देखोगे, इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना, उसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा रहा होगा। सो दिस इज आवर फ्रंट व्यू एंड दिस इज आवर साइड व्यू। जब कट करने के बाद इसको आप साइड से देख रहे हो तो साइड से तो बस इतना सा पोर्शन ही दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा। बट इसको अगर हम लोग सामने से देखें, इसका फ्रंट व्यू देखें इधर से, तो फ्रंट व्यू कैसा दिख रहा होगा? एक सर्कुलर डिस्क जैसा दिख रहा होगा। आई होप आप सबको यहाँ पे ये चीज विजुअलाइज हो रहा है। अगर अभी फिलहाल अगर ऐसा विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप सिंपल से क्या करो, आप गूगल क्रोम पे जाओ, वहां पे आपको एक कह सकते हो कि वहां पे आपको टाइप करना है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्फेयर पे आप सर्च करो, वहां पे आपको एक विजुअलाइजेशन वाला मतलब एक सिमुलेशन मिलेगा। उस सिमुलेशन से आप उस सिमुलेशन को यूज करके आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, राइट। तो क्योंकि विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे अगर मेरे पास अगर अभी फिलहाल स्फेरिकल मिरर होता मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देता कि वो साइड से कैसे दिखता है और सामने से कैसे दिखता है। तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ठीक है। ओके, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाँ ये फ्रंट से देखेंगे तो ये सर्कल दिखेगा और ये साइड से देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। तो ये अभी तो फिलहाल क्या है, अभी तो हमने बस इस ग्लास को कट किया था, तो कट करने के बाद तो अभी भी ये ग्लास का पीस है, दिस इज अ ग्लास पीस, है ना। ये क्या है, ये अभी भी ये ग्लास का पीस ही है, अभी इसको हमने मिरर बनाया नहीं है, अब इसे मिरर बनाना है हमें। तो मिरर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये इसके पास दो सरफेस है, एक आगे वाला सरफेस, एक पीछे वाला सरफेस, एक आगे वाला सरफेस, एक पीछे वाला सरफेस। सो दिस इज द सरफेस, एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, दो सरफेस है इसमें। अब यहाँ पे एक सरफेस को क्या करना होगा, मिरर बनाना है अगर हमें, तो एक सरफेस को पॉलिश तो करना पड़ेगा। तो अब आप डिसाइड करोगे कि आपको पॉलिश किधर करना है, करेक्ट। आप इधर वाले सरफेस को पॉलिश करोगे कि इधर वाले सरफेस को पॉलिश करोगे, उस बेसिस पे हमारे पास दो अलग अलग तरह के स्फेरिकल मिरर्स आ जाते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की, तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितने टाइप्स हैं, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नाउ व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो एक टाइप हमारे पास जो है, जैसे अभी हमने देखा था कि अगर हम लोग यहाँ पे एक स्फेरिकल ग्लास का पोर्शन कट करते हैं और कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करें, उसके एक पोर्शन को हम लोग पॉलिश करें। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे वो जल्दी से बना लें, ठीक है, तो ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे ये बनाया हमने स्फेरिकल ग्लास शेल, इसको हमने किया कट इस तरीके से, और कट करने के बाद एक पोर्शन ये वाला आ गया, है ना। और इधर से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद हमारे पास एक ये वाला पोर्शन आ गया। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अब हम लोग इसको पॉलिश करने वाले हैं क्योंकि हमें इसे बनाना है मिरर। तो इसे मिरर बनाना है अगर हमें, तो हम लोग इसको पॉलिश करेंगे। तो सपोज अगर मैंने इसको पॉलिश किया इधर की तरफ, अगर हमने इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इधर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया। अब ध्यान देना, आप यहाँ पे जो सरफेस पॉलिश की गई है वो दो अलग अलग तरीके से की गई है ना। तो यहाँ पे जब हमने सरफेस को पॉलिश किया, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो इस वाले केस में, इस वाले मिरर में, अब ये मिरर बन चुका है क्योंकि हमने एक सरफेस को पॉलिश कर दिया है, और जैसे ही हमने एक सरफेस को पॉलिश किया तो दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यो यहाँ पे इस वाले मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, दैट इज कर्व्ड इनवर्ड, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। और इस वाले में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देखोगे, इधर वाले को हमने पॉलिश किया है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला बन रहा होगा, तो इधर वाले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ क्या है, बल्जिंग है, बाहर की तरफ कर्व्ड है। तो अगर ऐसा हुआ कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ऐसा हुआ कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर कर्व्ड है ना, और कर्व्ड किधर है, इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, कर्व्ड इनवर्ड, तब ये जो मिरर होता है ना हमारे पास, ये स्फेरिकल मिरर है। तो ये स्फेरिकल मिरर ही, लेकिन इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। और इस वाले केस में आप देख रहे हो, तो यहाँ वाला केस में क्या हो रहा है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसको हम लोग बल्जिंग आउटवर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग आउटवर्ड है या कर्व्ड आउटवर्ड है। उस केस में यहाँ पे इस मिरर को हम लोग नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आई गेस क्लास 7-8 में तो हम लोग बस डायरेक्टली डेफिनेशन बता देते हैं बच्चों को, है ना, हम लोग ये नहीं बताते हैं यहाँ पे कि वो मिरर बनता कैसे। तो आई होप आप सबको अब क्लियर है कि वो मिरर बना कैसे, और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर की तरफ कर्व्ड है, अगर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा तो वो होगा हमारा कॉनकेव, और अगर बाहर की तरफ कर्व्ड होगा यानी कि बल्जिंग आउटवर्ड होगा अगर, तो वो होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, राइट। आई होप आप सबको यहाँ पे अब फिलहाल के लिए जो टाइप्स ऑफ मिरर है वो क्लियर हो गए हैं, राइट। तो यही डेफिनेशन भी होता है हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल, द मिरर, और यू कैन से द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward. The spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror, and the spherical mirror whose reflecting surface is bulging outward or curved outward is called a convex mirror, right? So that is the definition of concave and convex mirror. अब डायग्राम याद रख लेना आप, क्योंकि हम लोग आगे चल के यही डायग्राम्स को यूज करने वाले हैं बाकी सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट। तो ये डायग्राम्स याद रखना है आपको। डायग्राम कैसे याद रखेंगे, तो अगर हमने बाहर वाले सरफेस को पॉलिश किया है तो कॉनकेव, अगर हमने अंदर मुड़े हुए सरफेस को पॉलिश किया है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर वाला है
तो वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को बनाने का ये फिजिकल डायग्राम है ना। फिजिक्स में हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं मिरर का, तो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये कर्व्ड है और इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मिरर है ये एक स्फेयर का पार्ट था और उसी स्फेयर से हमने इसको कट किया है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्लियर है? सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड द स्फेरिकल मिरर एंड द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नाउ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, राइट, दैट इज द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर हमने बनाया उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो कि यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब वो क्या क्या टर्म्स हैं तो हम लोग एक एक करके उसको समझेंगे। तो फॉर टेलिंग यू द टर्म्स आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली मेक अ डायग्राम, ठीक है। एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे हमने एक ये वाला पोर्शन कर लिया और एक स्फेरिकल मिरर हम लोग और लेके आते हैं, दैट इज द सेकेंड वन, ठीक है, राइट। और इसको क्योंकि हमें स्फेरिकल मिरर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सरफेस को यहाँ पे इस तरह से कट करके यहाँ पे हमने अलग कर दिया, उसी तरीके से हमने इसके भी सरफेस को कट करके हमने यहाँ से अलग कर दिया। तो अब हमारे पास ये दो पीसेस हैं, अब हमको करना क्या है, इसके सरफेस को पॉलिश करना है। सो लेट्स पॉलिश द सरफेस। अगर हमने इधर वाले को पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा कॉनकेव, और अगर हमने इधर वाले सरफेस को पॉलिश किया इसमें तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, राइट। तो अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने यहाँ पे मिरर्स बना लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, सब लोग समझिएगा यहाँ पे जो टर्म्स आते हैं वो क्या क्या है। तो ये जो मिरर है, हालांकि ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, स्फेरिकल मिरर है ये, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो उस सर्कल का एक सेंटर तो होगा ना, ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब ये ज्योमेट्रिकल शेप है, सर्कल है, इसको हम लोग साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है ना, बट ये सामने से देखोगे आप तो सर्कल दिखेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको ये दिखेगा सर्कल, और इसका एक ज्योमेट्रिक सेंटर होगा यहाँ पे। तो ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है ना, इसको साइड से देखने पे ये ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है मिरर का, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर। उसी तरीके से इस मिरर का जियोमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा, ये वाला होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स जो आते हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स जिसको हम लोग जियोमेट्रिक सेंटर कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अपने फिजिक्स में स्फेरिकल मिरर के लिए जो टर्म यूज करते हैं इनके लिए, उसको हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे इनको, इसको हम लोग कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, राइट। पोल ऑफ द मिरर इज नथिंग बट इट इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो जियोमेट्रिक सेंटर होगा वो हमारे लिए क्या होता है, मिरर का पोल होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इस पोल से पास होती है, राइट। तो द इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर, जो मिरर के पोल से जो एक इमेजिनरी लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, सो दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नाउ हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सी ये जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी स्फेयर का पार्ट था, है ना, वो हमने स्फेयर से बनाया था, तो उस स्फेयर का एक सेंटर तो होगा। तो मान लेते हैं कि ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो ये जो स्फेयर का सेंटर है वो इस मिरर के लिए क्या बन जाता है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर के टर्म्स में क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये भी तो स्फेयर का पार्ट था, उस स्फेयर का भी तो एक सेंटर रहा होगा, तो उस वाले सेंटर को भी यहाँ पे क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ध्यान देना यहाँ पे, जो हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है ना, और ये वाला जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज आप देख सकते हो डिफरेंस में क्या आता है कि कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सामने होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होता है वो मिरर का फ्रंट साइड होता है, और जो पॉलिश सरफेस होता है वो मिरर का बैक साइड होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस तरफ होता है उसी तरफ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है कॉन्केव के लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट का ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन द फ्रंट, है ना, वो मिरर के सामने होता है,
और वहीं अगर आप देखोगे कॉन्वेक्स मिरर, तो ये मिरर का फ्रंट इधर है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इधर फ्रंट है इधर बैक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट लाइज बिहाइंड द मिरर, है ना, वो मिरर के पीछे लाई करता है। उसी तरीके से अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेटर पी से, है ना, दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर पी, दिस इज द पोल, करेक्ट। नाउ अब आप ध्यान से देखना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल है, इसको ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट का यहाँ पे कहीं तो सेंटर रहा होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट। उसी तरीके से इस वाले में भी इस लाइन सेगमेंट का कहीं पे तो सेंटर रहा होगा। तो ये जो सेंटर पे पॉइंट आती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है, ये लाइन सेगमेंट, उसका ये मिड पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द, और इन इफ यू सी इन एनसीईआरटी इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हो आप या सिंपल फोकस भी कह सकते हो आप इसको, राइट। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट in the middle of the line segment joining center of curvature to pole, करेक्ट। उसके साथ साथ यहाँ पे अब जो कुछ और टर्म्स हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक ही करके सारे टर्म्स को डिफाइन भी करेंगे। तो अभी मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो टर्म्स है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आप डायग्राम में उसको मार्क करोगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगला जो टर्म आता है दैट इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, पोल और फोकस ये दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ तो डिस्टेंस रहा होगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग अगर देखें तो ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चाहे आप इसकी बात करो या इसकी बात करो, जो डिस्टेंस आता है पोल और फोकस के बीच में, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर एफ। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, और ये हो गया हमारा फोकस, दिस इज द फोकस। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। यहाँ पे एक डिस्टेंस और आती है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करें, तो इफ यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज कॉल्ड, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक सेंटर से किसी सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है उसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आर से। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास कितने टर्म्स हो गए टोटल, तो यहाँ पे आप देखना ध्यान से, यहाँ पे एक हो गया हमारा टर्म पोल, दूसरा टर्म हो गया यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, then we have the fourth one which is focus, then we have focal length, then we have radius of curvature। तो अभी तक हमारे पास टोटल कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, एक टर्म और होती है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और उसको समझाने के लिए मैं एक बार आपको वापस से उस डायग्राम पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हमने शुरू की थी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जब हमने इस स्फेरिकल ग्लास शेल से एक पोर्शन, एक पीस हमने कट किया, और उस कट किए हुए पीस को अगर हम लोग सामने से देखते हैं तो वो सर्कल दिखता है, राइट, या साइड से देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे m कहें और इसको n कह दें, तो ये m और n के बीच में जो ये डिस्टेंस आती है ना, ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ पे m और n के बीच में ये जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये मिरर का साइज है ना, मिरर है उसका साइज क्या है, तो साइज हम लोग ऐसे मेजर करेंगे m से n की तरफ। अब इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं तो आप देखोगे तो m जो है वो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये रहा पॉइंट यहाँ पे m, राइट, और ये जस्ट उसके नीचे आएगा यहाँ पे n। तो अगर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करोगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये सेंटर से पास होता हो जाएगा। और आप सबको पता है कि सर्कल के अंदर सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, डायामीटर। और क्योंकि हमने इसके सरफेस को पॉलिश किया है, तो एक सरफेस तो पक्के से यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके डायामीटर की अगर हम लोग बात करें, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे आप देखना ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होगा, उस डायमीटर को कहा जाता है अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे उसको मार्क करें, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वर्टिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस आती है यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
राइट। सो आई होप आप सबको यहाँ पे सारे 7 टर्म्स जो है वो क्लियर है। अब ये सारे 7 टर्म्स के डेफिनेशंस आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो मिल ही जाएंगे, है ना। अगर आप रीड करोगे तो सेकंड पेज के बाद ही, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे, थर्ड पेज जहाँ पे स्फेरिकल मेजरमेंट में सारा कंटेंट दिया हुआ है वहां पे आपको यहाँ पे ये सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे। बट स्टिल आई विल मेक द डेफिनेशन मोर एंड मोर इजियर फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। अभी जो भी हमने डिस्कशन किया उसी को बस क्या करना है, हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में सारे डेफिनेशंस लिख लेना है। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टास्क। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन को जल्दी से देखते हैं कि क्या होता है। So what is pole? If you define pole, what is the pole of the mirror? So pole of the mirror is nothing but it is the geometric center of the reflecting surface. The geometric center of the reflecting surface of the reflecting surface is called pole. Is called pole, right? And it is denoted by letter P, right? It is denoted, अच्छा नोटेशन तो हमने ऑलरेडी वहां पे देख भी लिया है, डायग्राम पे हमने मार्क भी कर लिया है, बट फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर P, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अपने प्रिंसिपल एक्सिस की, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है, इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग रे डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे या फिर आगे जो भी हम लोग लेक्चर्स में रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं, तो रे डायग्राम्स बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि अगर आपको एक इमेजिनरी लाइन को शो करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज करते हैं, और अगर रियल लाइन है दैट इज वी आर यूजिंग द सॉलिड लाइन फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ पे इसको आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि एन इमेजिनरी लाइन passing through the pole of the mirror, passing through the pole of the mirror is called principal axis. Right? So this is the definition of principal axis. So pole and the principal axis. जनरली आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक्स में जो डायग्राम्स बने होते हैं उसमें प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग जनरली शॉर्ट में लिखते हैं पी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड, है ना। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को लिखना ही पड़ेगा, है ना। सिर्फ लाइन बनाएंगे तो काम चल जाएगा, बट फिर भी अगर रिप्रेजेंट करनी ही आपको तो पूरा नाम ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए, है ना। शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एब्रिविएट कर देते हैं उसको एंड पी ए लिखते हैं। पी ए स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। पी ए स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट, right? Okay, now so I hope you have taken the note of the definitions of pole and the principal axis. Now the next definition we are going to discuss is the definition of focus and the center of curvature. So just try to recall the diagram से याद करने की कोशिश करो कि फोकस कहाँ पे था। तो अगर आपको डायग्राम से याद आ रहा हो, अगर आपने साथ में डायग्राम बनाया हो, तो डायग्राम में आप देखोगे तो फोकस जो होता है वो यहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फोकस को डिफाइन करें तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, और ये क्या है, एक पॉइंट है ना, ये किस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि द पॉइंट which lies in the center of the line segment joining pole and the center of curvature, joining pole and center of curvature is called focus, right? Correct? So that is the definition of focus. तो वैसा पॉइंट जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के सेंटर में लाई करता हो, उसे हम कहते हैं फोकस। और आप देखोगे तो डायग्राम्स में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एफ। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एफ। तो ये कैपिटल लेटर एफ से रिप्रेजेंट
किया होता है डायग्राम्स के अंदर। नाउ विद दिस लेट अस आल्सो डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है रिफ्लेक्ट मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, जो कि also which is also the center of the spherical shell, the spherical part of which the mirror is the part। जिस spherical glass shell का वो mirror part था, उस spherical glass shell का जो center है वो उस mirror के लिए क्या बन जाता है? center of curvature बन जाता है। तो center of curvature का definition कुछ इस तरीके से आता है, the center of the sphere, the center of the स्फेयर भी आप लिखोगे तो काम चलेगा, बट अगर आपको प्रॉपर लिखना हो तो आप इसको क्या लिखोगे? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास whose part is the spherical mirror, whose part is the spherical mirror। तो जिस स्फेरिकल ग्लास का वो मिरर पार्ट था, उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डायग्राम्स के अंदर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर सी से, है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सी। ओके, सो दिस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर सी। नाउ विद दिस लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट few terms, that is focal length, radius of curvature and aperture। अब यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं ना, ये सब अपने आप में एक लेंथ है। तो जब भी हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो उनके एसआई यूनिट्स की भी डिस्कशन होती है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या अपर्चर हो, उसके एसआई यूनिट की बात करें तो हम लोग मीटर यूज करते हैं। बट कभी कभी आप देखोगे तो मिरर जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे में वो छोटा होता है, या जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं वो छोटा सा होता है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जो जनरली लेंस होते हैं उसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो सेंटीमीटर में ही यहाँ पे जनरली आप देखोगे तो क्वेश्चंस में भी आपको जो यूनिट मिलेंगे वो सेंटीमीटर मिलेंगे, बट ऐसा यूनिट की बात करें तब तो वो मीटर होगा, राइट। तो मीटर इज द ऐसा यूनिट फॉर ऑल थ्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार फोकल लेंथ के डिस्कशन करते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो इट इज द डिस्टेंस, आप कह सकते हो कि इसको इट इज द डिस्टेंस, इट इज the distance between the pole and the focus, है ना। जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, पोल एक पॉइंट है जो कि मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर है, और फोकस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है। तो उस फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, करेक्ट। और फोकल लेंथ के लिए जो यहाँ पे हम लोग नोटेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर F। यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर को यूज करते हैं फोकल लेंथ के लिए, क्लियर है। नाउ विद दिस लेट अस आल्सो डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो ये भी एक डिस्टेंस है जो कि किसके बीच में होती है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करें तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इट इज द डिस्टेंस between the pole and the center of curvature, राइट, क्लियर है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा डिस्टेंस हो गया पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर R, राइट। इसको हम लोग कैपिटल लेटर R से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वी हैव द लास्ट टर्म हियर व्हिच इज द अपर्चर। नाउ अपर्चर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, क्योंकि वो जनरली सर्कुलर दिखता है हमें, तो डायमीटर जो होगा उस सर्कल का वो क्या होता है? हमारा मिरर का अपर्चर होता है। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर
इज कॉल्ड अपर्चर। एंड यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग मिरर यूज करते हैं या फिर जो भी हम लोग मिरर अपने डिस्कशन में यूज करेंगे, उसमें जो मिरर की जो अपर्चर होगी, द अपर्चर ऑफ द मिरर विल बी वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो मिरर का अपर्चर होता है, ठीक है, जो हम लोग अपने डिस्कशन में यूज करने वाले हैं, या जो मिरर फॉर्मूला में भी यहाँ पे जो चीजें होती हैं, उसको ये कंडीशन के अंडर ही हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का डिस्कशन करते हैं कि जो भी मिरर है उसका जो अपर्चर होगा, अपर्चर इज स्मॉलर, जो अपर्चर होगा वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से वो छोटा होता है। क्लियर है? तो आई होप आप सबको यहाँ पे ये जो मिरर के रिलेटेड जितने टर्म्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्कशन किया, देन वी हैव डिस्कस्ड द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, and with this we have also discussed focal length, radius of curvature and aperture. Now we are just almost to the end of this. So आज के लेक्चर में हम लोग spherical mirror के different टर्म्स और उसको समझने की कोशिश किए हैं, है ना। और एक बार हम लोग यहाँ पे जल्दी से क्या करने वाले हैं, जो भी हमने आज का डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डिफरेंशिएट करना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। तो एक बार हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि क्या डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने कॉनकेव मिरर की बात करें तो पहला पॉइंट का जो डिफरेंस आएगा ना, फर्स्ट पॉइंट में जो आप डिफरेंस लिख सकते हो, दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो कॉनकेव मिरर को हमने कैसे डिफाइन किया था, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इट इज अ मिरर, इट इज अ मिरर whose reflecting surface is curved, किधर की तरफ कर्व्ड होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है, तो कर्व्ड इनवर्ड लिखेंगे इसमें, राइट। और यही अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, वो बाहर की तरफ बल्जिंग आउट होता है। तो इट इज अ मिरर whose reflecting surface is bulging outward, right? So this is the first point of difference. Now second point of difference क्या आता है यहाँ पे, तो second point of difference यहाँ पे ये है कि इनके एक और नाम होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये जो अपना मिरर होता है कॉन्वेक्स, ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, अब ये इसको हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है ना कि अगर आप कॉनकेव मिरर को यूज करो और कॉनकेव मिरर पे एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट लेंगे जहां से पैरेलल बीम्स आ रहे हैं, पैरेलल बीम्स, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है जब वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है, जब उनका रिफ्लेक्शन होता है, तो सारे लाइट रेज जो कि पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारे लाइट रेज क्या होते हैं, वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करते हैं, है ना। वो रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेंगे। तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करते हैं वो हमारा फोकस होता है, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। और उसी वजह से यहाँ पे इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। और ये क्या करता है, जब अब मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्जिंग आउटवर्ड है ना, बाहर की तरफ ऐसा मुड़ा हुआ है ये। तो जब यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ से डाइवर्ज करता है ना। और डाइवर्ज करते समय हमें ऐसा दिखता है कि वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है जो कि मिरर के पीछे लाई करता है। तो जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज करते हुए हमें दिखते हैं, दैट इज द पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एंड दैट इज व्हाई दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है ना। तो दैट इज द रीजन फॉर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर, इनका नाम यहाँ पे दिया जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप बोल सकते हो, अभी हमने देखा भी था डायग्राम में कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके जो फोकस होते हैं और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के सामने होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर lies in front of the mirror, in front of the mirror, है ना, वो मिरर के सामने होता है। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में यही दोनों पॉइंट जो है वो मिरर के पीछे होते हैं, राइट, दे लाई बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature lie behind the mirror, मिरर के पीछे होते हैं वो, है ना। आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाया है उसमें आपको ये चीज क्लियर दिख भी रहा होगा, है ना। ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के लिए यहाँ पे आप देखोगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है। सामने और पीछे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे। तो जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है, दैट मींस दे आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। और जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अपोजिट यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दैट मींस दे आर लाइंग इन द बिहाइंड द मिरर, दे आर लाइंग बिहाइंड द मिरर। So that is the difference between concave and convex mirror, right? So with this we have discussed the differences between the two types of mirrors, and इसके साथ आज का जो लेक्चर का पर्पस था हमारा स्फेरिकल मिरर और उसके टर्म्स को समझना और उनके बीच के डिफरेंसेस को समझना, वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ ऑफ दीज मिरर्स। रिफ्लेक्शन जो होता है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन अगर मिरर से हो रहा है और वो मिरर स्फेरिकल मिरर है, तो उसमें किस किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बनते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स भी पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोग अपने अगले लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स और इमेज फॉर्मेशन के जो बहुत सारे केसेस हैं कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा केस हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम लोग यूजेस ऑफ मिरर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो that is going to be the agenda of our next lecture, lecture number 4। एंड आज का जो भी लेक्चर है उसमें अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपने नोट्स बना लिया होगा, तो आप रिवाइज कर लेना। और कोई अगर डाउट हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। वी विल ट्राई टू टेक अप द डाउट इन अवर, या तो हम लोग कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर कर देंगे, या फिर हम लोग अगर वैसा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है तो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। So I hope all of you are clear with it. So see you all in the next lecture with the concept of image formation. And thank you so much for being till the end of this video. If you find this video helpful, conceptually understanding, then do like the video, share it with your friends, and hit the subscribe button, and do hit the notification, the bell icon, so that जो भी videos upload हो आपके लिए वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस चीज को मिस ना करो। Correct? So this is all for the lecture. See you all in the next lecture with the concept of image formation. Have a great day. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Bye.